पद्य हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गद्य के बारे में आपको बताया गया था, पद्य हम आज देखेंगे। कक्षा 9 में भी आपने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ा होगा। जो हमारा इस सत्र का पाठ्यक्रम है वो है रीतिकाल और रीतिकाल और दूसरा है आधुनिक काल। इन दो कालों के विषय में हमको अध्ययन करना है। तो आदिकाल और जो भक्ति काल था, जहाँ से उसकी समय सीमा समाप्त हो गई, और ज़बानी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जो आदिकाल की समय सीमा थी 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक, और जो भक्ति काल की समय सीमा थी 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। अब हमको ये जो पढ़ना है रीतिकाल और भक्तिकाल, इसके विषय में हम देखें तो रीतिकाल की जो समय सीमा है, जहाँ से भक्तिकाल ख़त्म हुआ, यानी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1843 ईस्वी से आज तक। इस सन पे ध्यान दें। अभी हमने जो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को भी देखा था, उसमें आधुनिक काल हमारा जिसको हम भारतेंदु युग कहते हैं, वो आधुनिक काल से ही माना जाता है। तो वो 1843 ईस्वी जो यहाँ दिखा हुआ है, यहाँ 1868 था, 68 ईस्वी है ना ये। तो यहाँ भी 1868 ईस्वी अगर हम गद्य के साथ तुलनात्मक रूप में देखें तो ऐसा संभव है कि किया जा सकता है, क्योंकि यदि हम भारतेंदु युग से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं तो भारतेंदु युग का, भारतेंदु जी का जो साहित्य था वो लगभग 1868 के पहले तो नहीं रहा होगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो ये एक व्यावहारिक चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो 43 की जगह आप 1868 एक दिमाग में मान के चलें व्यावहारिकता की दृष्टि से। बाकी किताब में आपके 1843 दिया हुआ है। तो परीक्षा में अगर विकल्प के रूप में कभी आ जाता है कि रीतिकाल की समय सीमा बताइए, और विकल्प में 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी है, और यदि विकल्प 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी नहीं है तब तो ये सही होगा, और यदि ये है तो इसको ही आप सही मानेंगे, ये मान लीजिए। इसी प्रकार आधुनिक काल 1843 ईस्वी से आज तक अगर दिया है तो ठीक है, और यदि इसकी जगह पे ये दिया है तो इसको आप सही मानेंगे। अब आप ये सोचें कि दोनों दिया होगा तो क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो दोनों नहीं देना चाहिए, अन्यथा दुविधा पैदा हो जाएगी। और यदि दोनों होगा तो आप इसी को चयन करिएगा, क्योंकि किताब में आपके ये लिखा हुआ है। और आप जानते हैं ज़्यादातर लोग मूल्यांकन कार्य किताबों से ही करते हैं, या किताबों की लिखी सामग्री मानक होती है, तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। मगर व्यावहारिकता की दृष्टि से ये सही है। अब हम चर्चा करें रीतिकाल की। तो रीति का मतलब होता है एक व्यवस्था, एक परंपरा, एक तरीका। तो भक्ति काल में जहाँ भक्ति मय वातावरण था, ईश्वर की आराधना पर, ईश्वर की सत्ता पर जोर था, वहीं रीति काल में अगर हम देखें तो काव्य सृजन, खास तौर पे काव्य के जो तत्व होते हैं, चाहे वो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, या नायक नायिका के विशेषताओं के विषय में चित्रण हो, या फिर ऋतुओं का चित्रण हो, ठीक है, या प्रकृति का चित्रण हो, तो उससे संबंधित जब रचनाएं रची जाती हैं तो उसको रीति कहते हैं। रीति का मतलब एक ऐसा साहित्य सृजन जिसमें काव्य तत्वों का लेखा जोखा हो और उनको समझाने के लिए उदाहरण रूप में रचनाएं रची जाएं।
तो ऐसे ग्रंथों को रीति ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें काव्य के तत्वों के विशेषताओं के विषय में बताया गया हो। तो रीति काल में अगर हम देखें तो ऐसे काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की रचनाएं की गई, जिसके आधार पर काव्य के तत्वों को समझाने का प्रयास किया गया कवियों द्वारा। तो रीति ग्रंथ के कारण ही इसको रीति काल कहा जाता है। और उसमें जो विशेषताएं थी, जो खासियत थी, वो ये थी कि उसमें प्रेम का चित्रण किया गया, उसमें श्रृंगार का चित्रण किया गया, उसमें प्रकृति का चित्रण किया गया। तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो जहाँ भक्ति काल में शालीनता थी, शुचिता थी, यानी पवित्रता थी, वहीं रीति काल में थोड़ी सी अश्लीलता आ गई, अभद्रता आ गई। और अगर हम देखें तो उसमें खुलापन आ गया। जहाँ पर भक्ति काल में चाहे वो राधा कृष्ण रहे हों तो उनका स्वरूप ईश्वरीय स्वरूप मान करके भक्ति के रस में डुबो करके उनके सौंदर्य का चित्रण किया जाता था। वहीं पर जो रीति काल में राधा कृष्ण तो थे, मगर उसमें वो भक्ति भावना नहीं थी, बल्कि उसमें अगर हम देखें तो शारीरिक सुंदरता का चित्रण देखने को ज़्यादा मिलता है, उनके सौंदर्य का चित्रण देखने को ज़्यादा मिलता है। इसीलिए रीति काल में थोड़ी सी अगर हम देखें तो अश्लीलता देखने को मिलती है, फूहड़पन देखने को मिलता है, खुलापन देखने को मिलता है। मगर खैर जो विशेषता है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो रीति काल में रीति ग्रंथों की रचना की गई। इसके अलावा जो काव्य रचा गया उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी, उसमें प्रेम की प्रधानता थी। तीसरा जो रीति काल की विशेषता हमको देखने को मिलती है कि कुछ ऐसे छुटपुट काव्य भी लिखे गए जिसमें थोड़ी सी भक्ति की भी बात है, वीरता की भी बात है, नीति की बात है, ज्ञान की बात है, ठीक है। और अगर हम देखें तो ऐसा साहित्य थोड़ा सा कम जरूर है, मगर है, नगण्य नहीं है, शून्य नहीं है। मगर पूरे तरीके से यदि हम देखें तो रीति काल में 3 प्रकार की रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध, तीसरा रीति मुक्त। किताब में हो सकता है आपके ऐसा विवरण न दिया गया हो, मगर इसके विषय में बताया जरूर गया। रीतिबद्ध रचनाएं वही रीति ग्रंथ जिसमें काव्य तत्वों का चित्रण करने के लिए रचनाकार ने अपने स्वयं के उदाहरण लिखे हुए हैं, ठीक है, चाहे वो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, उनको समझाने के लिए। तो ऐसे रचनाओं को जिसमें काव्य तत्वों को समझाने के लिए उनको रचा गया, वो रीतिबद्ध रचनाएं कही जाती हैं। और रीतिबद्ध रचनाकारों में अगर हम देखें तो केशव हैं, भूषण हैं, मतिराम हैं। इस तरीके से रीति सिद्ध रचनाकार या रीति सिद्ध रचनाएं वो हैं जिनमें काव्य तत्वों का या काव्य तत्वों को समझाने के लिए तो रचनाएं नहीं की गई, मगर जो भी रचनाएं की गई उसमें काव्य तत्व सहज रूप में पाए जाते हैं, यानी उसमें काव्य के तत्वों के गुण हैं उन रचनाओं में, इसलिए वो रीति सिद्ध है। और रीति मुक्त वो है कि जो उस परंपरा से हट के रचनाएं की गई, तो उसमें अगर हम देखें तो कुछ ऐसी रचनाएं हैं या ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने उस परंपरा से बिल्कुल हट करके स्वतंत्र रूप से रचनाएं की। न ये गुण पाया जाता है, न ये गुण पाया जाता है। ऐसे रचनाकारों में घनानंद हैं, बोधा हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं, ठीक है। रीति सिद्ध में बिहारी आ जाते हैं, देव आ जाते हैं, वृंद आ जाते हैं, बहुत सारे। तो उनकी रचनाएं और रचनाकार चाहे रीतिबद्ध हों, रीति सिद्ध हों, रीति मुक्त हों, तो अगर हम ये देखें तो प्रथम श्रेणी में विस्तृत काव्य हमको देखने को मिलता है। रीति सिद्ध में भी है तो काव्य, मगर मुक्तक काव्य के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें दोहे, सवैया, इस तरीके की रचनाएं देखने को हमको मिलती हैं। और रीति मुक्त में भी ऐसे ही हैं, जिसमें कहीं थोड़ा सा बिल्कुल हट करके ना इस रीतिबद्ध की विशेषता उसमें मिल रही है, ना रीति सिद्ध की, बल्कि इसमें मिला जुला स्वरूप है।
इसमें भक्ति की भी हैं, नीति की भी हैं, ज्ञान की भी हैं। किसी में इन सारे तत्वों के गुण इसमें पाए जाते हैं और किसी में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। मगर यदि हम देखें तो रीतिकाल की जो 3 विशेषताएं हैं, इन्हीं 3 रूपों में पूरा काव्य हमको देखने को मिलता है और ये 1643 ईस्वी से लेकर के 1847 ईस्वी तक की विशेषताओं में हमको देखने को पूरे तरीके से मिलेगा। तो जो रीतिकाल की विशेषता थी वो ये कि रीति ग्रंथों की रचना की गई, श्रृंगार और प्रेम का चित्रण किया गया, आश्रयदाता राजाओं के मनोरंजन के लिए विलासितापूर्ण साहित्य रचे गए, ऐसा भी हम कह सकते हैं। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए उसको उद्दीपन रूप में चित्रित किया गया। उद्दीपन मतलब उसको देख करके हमारे अंदर जो हमारी मनोभावनाएं हैं, प्रेम है, वो उत्पन्न हो जाता है या बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात जो थी कि ब्रज भाषा काव्य का माध्यम रही, यानी ब्रज भाषा सारा काव्य। अगर हम भक्ति काल की बात करें तो उसमें अवधी भाषा थी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें ब्रज भाषा थी। भक्ति काल में ब्रज भाषा भी थी, मगर इस रीति काल में अगर हम देखें तो पूरे तरीके से ब्रज भाषा का ही वर्चस्व था और पूरे तरीके से उसका साहित्यिक रूप हमको देखने को इस रीति काल में मिलता है। तो भाषा जो थी ब्रज भाषा काव्य का विषय रही। इस तरीके से ये विशेषताएं हमको रीति काल में मिल जाती हैं। तो रचनाएं और रचनाकार आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, विशेषताएं थोड़ा सा किताब से देख लीजिएगा तो आपको बातें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद हम लेते हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को यदि हम देखें तो इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग, चौथा छायावादोत्तर युग। यदि इसकी समय सीमा हम निर्धारित करें तो 1843 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग की 1900 ईस्वी से लेकर 1920 या 22 तक। छायावाद की अगर हम निर्धारित करें तो 1922 से लेकर 1938 तक, और छायावादोत्तर युग की अगर हम करें तो 1938 से लेकर आज तक। अब छायावादोत्तर काल को भी यदि हम देखें तो कुछ छोटे भागों में बांट सकते हैं, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता युग, और फिर साठोत्तरी कविता युग। इस तरीके से ये छोटे छोटे भागों में हम बांट सकते हैं अपने अध्ययन की सुविधा के लिए। तो आप जानते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है, और जो हिंदी गद्य साहित्य में आपने देखा कि जो भारतेंदु जी थे वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान दिया है, और उस समय के जो रचनाकार थे उन्होंने भारतेंदु की ही शैली का अनुसरण किया। तो अगर हम देखें तो इस समय के काव्य में, जो कि समय सीमा 1843 से लेके या 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक है, उस समय थोड़ा थोड़ा राष्ट्रीय फलक पर यदि हम देखें तो आज़ादी के लिए लोग संगठित हो रहे थे, और उनके अंदर क्रांति जो 1857 की हो चुकी थी, उसके फलस्वरूप एक आंदोलन चल रहा था, परिवर्तन चल रहा था। और इसलिए इस समय के काल में अगर हम देखें तो रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना
और बलिदान की भावना देखने को हमको ज़्यादा मिलती है। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो भारतेंदु युग में एक जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि चूँकि खड़ी बोली काव्य का विषय बनने की शुरुआती अवस्था में थी, रीतिकाल के कारण ब्रजभाषा ही काव्य की भाषा रही, मगर खड़ी बोली के एकाध जो थोड़े बहुत प्रयास थे वो हमको भारतेंदु युग में देखने को मिलते हैं, मगर उसका केवल प्रारंभिक रूप ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो भारतेंदु जी ने जो रचनाएं लिखी, चाहे वो उनकी प्रेम माधुरी रचना हो, इसमें ख़ास तौर पे प्रेम का ही चित्रण हमको देखने को मिलता है, भक्ति का ही चित्रण देखने को मिलता है। इसी प्रकार और भी जो रचनाकार थे उनमें भी ऐसी बातें हैं, मगर जो और चीज़ें हैं उसके अंतर्गत यदि हम देखें तो उसमें कहीं कहीं भारतेंदु जी ने अंग्रेजी शासकों की प्रशस्ति भी गाई है, यानी प्रशंसात्मक गीत भी गाए हैं उनके अच्छे कार्यों के कारण। तो कहीं न कहीं ये भारतेंदु युग अपने आप में एक आधुनिक युग की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसके कारण ब्रजभाषा जो काव्य था, ब्रजभाषा काव्य का विषय थी, उससे हट करके खड़ी बोली काव्य का विषय बनने के क्रम में आगे बढ़ रही थी। और इस समय के रचनाकारों ने उसको काफ़ी अपने प्रयास से बल भी दिया, योगदान भी दिया। तो अगर हम देखें तो भारतेंदु युग की जो सबसे बड़ी हमारे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में देन है वो ये है कि खड़ी बोली को काव्य के सृजन रूप में शुरुआती तौर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास ही केवल किया था, बहुत ज़्यादा उसको स्थापित नहीं कर पाए थे। ये काम आगे चल के द्विवेदी युग में संपन्न हुआ, द्विवेदी जी के प्रयास से। तो दूसरा जो हमारा काल है द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग में अगर हम देखें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रयासों से ऐसे युवा वर्ग को, ऐसे कवियों के वर्ग को तैयार किया गया और उनसे आग्रह किया गया जो काव्य में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने के लिए आगे आएँ, और उनके प्रयास से, उनकी प्रेरणा से काफ़ी लोग आगे भी आए। और इस काल में अगर हम देखें तो महाकाव्य खड़ी बोली में ही रचे गए, चाहे वो अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास हो, चाहे फिर मैथिली क्षणगुप्त का साकेत हो, ये द्विवेदी युग की ही देन है। किंतु इसमें जो एक थोड़ी सी हमको कमी दिखाई मिलती है कि राष्ट्रीयता की भावना इस काल में भी है, सब कुछ है, मगर यदि इसमें देखें तो नैतिकता की और आदर्श की बातें कुछ ज़्यादा ही हैं द्विवेदी युग में। और इसीलिए अगर हम देखें तो ये एक आदर्शवादी काव्य सृजन का समय था, जिसमें अपने नैतिक चरित्र को सजाने, संवारने और उसे विकसित करने का आग्रह था कवियों के द्वारा। और खड़ी बोली में तमाम तरीके के जो काव्य सृजन हो रहे थे उसके माध्यम से ये बातें और भी स्पष्ट रूप से लोगों के जहन में जा रही थी। और आदर्श चरित्र, चाहे वो राम रहे हों, कृष्ण रहे हों या अन्य महापुरुषगण रहे हों, उन्हीं को काव्य का विषय बनाते हुए उनके आदर्शों की स्थापना करने का प्रयास किया। तो द्विवेदी काल में जो भी रचनाकार रहे हैं उनकी रचनाएं और उनका जो महत्व है उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा किताब में आपके दी गई, उसको आप देख लेंगे। तीसरा जो युग है छायावाद युग। छायावाद में अगर हम देखें तो प्रकृति का चित्रण, ईश्वर के समीपता का चित्रण और ख़ास तौर पर प्रकृति का मानवीकरण करते हुए ही एक ऐसे आनंद लोक में विचरण करने की स्थितियों का चित्रण हमको छायावाद में देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से हम वास्तविकता से कहीं दूर चले जाते हैं। यानी अगर हम देखें तो वो जो छायावाद का काव्य है उसमें कल्पनाशीलता अधिक है। और छायावाद के जो चार स्तंभ रहे हैं, छायावादी काव्य जिनके इर्द गिर्द घूमता रहा है, जिनके प्रभाव से प्रभावित रहा है, वो हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। अगर हम देखें तो जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी बड़ा प्रसिद्ध रहा है। और इसी प्रकार यदि हम देखें जो सुमित्रानंदन पंत जी थे, उनकी भी जो रचनाएं थी, पल्लव है, गुंजन है, ये सब रचनाएं छायावाद की हैं। तो वो काफ़ी हद तक उसमें प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी जूही की कली जैसी जो रचनाएं थी, और उसके बाद और आगे बढ़ते हुए राम की शक्ति पूजा जैसी जो रचनाएं हैं, और भी जो थोड़ा सा छायावाद की झलक वाले, प्रकृति के चित्रण वाले जो उनकी रचनाएं हैं, उनमें देखा। अब इसके बाद छायावाद का ही जो छायावादोत्तर युग का जो ये भाग है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता युग, तो इसमें अगर यदि हम देखें तो इसकी लंबी समय सीमा को, यानी 1938 से लेकर आज तक की समय सीमा को छोटे छोटे भागों में, जैसे ये प्रगतिवाद हमारा 1938 से 1943 तक लगभग, इसी प्रकार प्रयोगवाद 1943 से 1900 अगर देखें 60 तक, और 60 तक क्या 53 तक, बल्कि 53 तक, और ये जो है 1953 से 1960 तक, और साठोत्तरी 1960 से आज तक। इस तरीके से छोटे छोटे भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो प्रगतिवाद में अगर हम देखें तो छायावाद में जहाँ अधिक काल्पनिकता थी, प्रगतिवाद में वास्तविकता या देखा जाए यथार्थ का चित्रण हमको देखने को मिलता है। जो किसान थे, मजदूर थे, जो हमारे समाज की व्यावहारिक दशा थी, उसका चित्रण हमको देखने को मिलता है प्रगतिवाद में। और इसके लिए जो रचनाकार हैं उस समय के, उनके अंदर एक आक्रोश की भावना देखने को मिलती है कि जो दो वर्ग थे, एक शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग, तो शोषितों के प्रति सहानुभूति थी और शोषक के प्रति आक्रोश था, और ये प्रगतिवाद में हमको देखने को मिलता है। और इस समय के जो रचनाकार थे, चाहे वो गजानन रहे हों, या फिर निराला रहे हों, या फिर रामधारी सिंह दिनकर रहे हों, या फिर शिवमंगल सिंह सुमन रहे हों, इस तरीके के जो कवि थे, उन्होंने यथार्थ का चित्रण करते हुए जो सत्ता थी उसको चिताया और बताया कि यदि आप अभी अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे तो इसका व्यापक परिणाम जनता जागरूक होगी और एक दिन आप कुचल दिए जाएंगे, दबा दिए जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद में अगर हम देखें तो व्यावहारिकता का समावेश है, और उस व्यावहारिकता के नाते जो हमारे समाज के सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, उनके विकास पर बल दिया गया है, उनकी शिक्षा पर बल दिया गया है, और उनको जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है उसको पाटने का भी एक बीड़ा उठाने का प्रयास किया है इस समय के रचनाकारों ने। और उनकी रचनाओं में हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से समाज में क्रमागत रूप से हम परिवर्तन लाते हुए वो जो दबा कुचला वर्ग है उसको हम एक मुख्य धारा में समाज की शामिल कर सकते हैं। तो प्रयोगवाद की जो झलक हमको दिखाई पड़ती है वो 1943 में प्रकाशित जो तार सप्तक की रचना है, जिसके संपादक अज्ञेय जी थे, उसमें देखने को मिलती है। और उस तार सप्तक की कविताओं में जो सर्वहारा वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, जो समाज का सबसे निम्नतम वर्ग था, उसकी पीड़ा को किस प्रकार से दूर किया जाए उसके विषय में हमको देखने को मिलता है। तो प्रथम तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ और द्वितीय तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ, उसमें भी ये झलक हमको देखने को मिलती है। और अगर हम देखें तो उस समय के जितने भी रचनाकार थे उन्होंने अज्ञेय जी को ही अपने बीच से अगुआ मानते हुए, उनकी शैली का अनुसरण करते हुए, एक प्रकार से अगर हम देखें तो समाज में समानता लाने की जो एक जद्दोजहद थी, एक जो संघर्ष था, उसमें उन्होंने योगदान दिया। इसीलिए अज्ञेय जी ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी
इस तरीके की संज्ञा से संबोधित किया, क्योंकि उन्होंने एक राह सुझाई, एक राह का अन्वेषण किया, राह की खोज की, जिस पे चल करके आगे के जो रचनाकार थे और साथ ही साथ जो उन रचनाओं का प्रभाव था समाज में, कि समाज में किस प्रकार से नई राह सुझाई जा सकती है, उनका विकास किया जा सकता है, उस पर बल देने की बात देखने को मिलती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो नई कविता का युग 1953 से 1960 के समय सीमा के बीच है, इस समय की जो कविताएं थी इसमें तुकांत या जो काव्य के नियम थे उस तरीके के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया। और कभी कभी तो इस युग की कविताओं को देख करके ऐसे लगता है कि ये कविता है ही नहीं, और कुछ लोग इस काल की कविता को अकविता यानी इस प्रकार से, यानी उसको कविता की संज्ञा ही नहीं देते, अकविता कहते हैं। मगर यदि हम देखें तो कविता की जो परिभाषा है या काव्य की जो परिभाषा है, पद्य की परिभाषा है, जिसमें भावात्मक चीज़ों का चित्रण हो, जो हमारे हृदय को प्रभावित करे, वो कविता होती है। और इस नई कविता और उसके बाद जो 60 कविता युग चालू हुआ, दोनों में ये गुण हमको देखने को मिलते हैं। मगर यदि भाव की दृष्टि से देखें तो इस समय का जो साहित्य है वो पहले के यानी पूर्ववर्ती युग के काव्य से किसी प्रकार से कमतर नहीं है। वो अलग बात है कि उसमें काव्य के नियमों का पालन नहीं किया गया है। मुक्त छंद की कविताएं अधिक लिखी गई हैं, गद्यात्मक कविताओं का जो स्वरूप है वो अधिक देखने को मिलता है, मगर भाव इसी प्रकार से। तो ये जो काल विभाजन है, इसको आप जब किताब में देखेंगे तो उस समय कौन से रचनाकार हैं, उनकी कौन सी कविताएं थी, मैंने केवल विशेषताएं आपको बता दी ताकि आप ये जान सकें कविता के स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन आता गया है। शेष बातें हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे, आपसे बताएंगे, जहाँ भी कोई समस्या हो उसका निराकरण करेंगे। धन्यवाद।